रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मेज़बान हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सवाल करता हूँ आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। आप जैसे कि जानते हैं, हमें पता भी है कि सेहत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका हमको रखना है ख़ास पासो ख्याल। ऐसे ही आज मेरे साथ हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत, मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त, नौजवान कोच यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे मैं बोलूँ इंस्पिरेशन, जिन्होंने बारहा हमें भी अपनी सेहत के लिए टिप्स दिए थे, बताया था, मगर हाँ करेंगे आज ये हाल है। तो यूँ तो ये याद होगा आप लोगों को 2019 जब कोरोना काल आया था, उसके बाद से बीमारियों का बाजार, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बीमारियों का बाजार गर्म हो गया। हर कोई घर पे बैठने के आदी हो गए, वर्क फ्रॉम होम का एक चलन आम चल पड़ा। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अपनी सेहत का कैसे रखना है ख्याल और किन किन एक्सरसाइजेस। यूं तो मैं यूं कहूँ कि अगर मैं बात करूँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं सबसे पहले आप लोगों को मिला दूँ ज़ीशान अहमद खान, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के कोच हैं, मुथाई के कोच हैं। आप मल्टीपल तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टाइम पे क्लासेस भी होते हैं। माशाल्लाह भाई, आपका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ज़ीशान भाई, जैसा आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में बीमारियों का बाजार और बीमारियां आम हो गई। वर्क फ्रॉम होम का जब से चलन लगने लगा, उस वक्त से लेके आज तक भी कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो कि वर्क फ्रॉम होम पे ही काम कर रहे हैं, घर बैठे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और एक चीज़, अगर जब हम बात करें कराटे की या मार्शल आर्ट्स की, किक बॉक्सिंग की, मुथाई की, तो लोगों के जहन में सबसे पहले ये आता है कि भाई ये वाले एक्सरसाइज अगर हम करवाएंगे या ये वाला आर्ट हम सीखेंगे तो हमारे हाथ पैर नाक कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो क्या ये सही है या फिर नहीं? देखिए क्या होता है सबसे पहले तो लोग जो फिल्मों में देखते हैं उसके ऊपर अपने माइंड का सेट कर लेते हैं कि भाई फिल्म में बता रहा है कि कोई कोचिंग करने के लिए, सीखने के लिए जा रहा है, कोई कोच जो है मारने वाला कोच होता है, मार मार कर सिखाता है, पैरों को चीरने लगा देता है, या फिर सामने वाले को जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर जुल्म करता है। तो पब्लिक का नज़रिया हमारी ज़्यादातर जो है टीवी पर छाया हुआ है। लोग समझते हैं कि जो फिल्मों में बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही होता है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो आप उसको अगर जानना चाहते हैं तो कोई भी एक क्लब से राबता करना चाहिए आपको कि जो है कहाँ पर जाएं, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाएं, कौन से इंस्टीट्यूट में जो है आपके बच्चों की ट्रेनिंग किस हिसाब से की जाती है, आप उसकी वेबसाइट्स देखें। आजकल तो बहुत आम हो गया है, यूट्यूब चैनल हो या फिर किसी भी ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से पता चल जा रहा है कि कहाँ पर जेन्युइन सिखाने वाले हैं, कहाँ पर नॉर्मल सिखाने वाले हैं, कहाँ पर सेहत के लिए जो है अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले कोचेस हैं, कहाँ पर जो है बच्चों के साथ जो है कोई भी ट्रेनिंग का पर्टिकुलर सलाहियत के साथ सिखाने वाला कोच है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो 3 चीज़ें मेरा नज़रिया रखता हूँ आपके सामने। मैं बचपन में जब छोटा था, आपका साथी हूँ मैं, आपको अच्छे से याद होगा, तो उसमें क्या है, मार्शल आर्ट जब सीखना चाहते हैं तो सबके दिल में खौफ होता है कि भाई मार्शल आर्ट बोले तो हाथ पैर डैमेज हो जाते या फिर हड्डियाँ टूट जाती या फिर कोई मसल इंजरी हो जाती। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप मार्शल आर्ट में जब जाते हैं तो आपको कोई भी क्लब हो उसमें बेसिक एक्सरसाइजेस कराई जाती जो आपके पैर से लेकर आपके सर तक की एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें आपके हैंड स्ट्रेचेस होते हैं, वार्म अप होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। वहाँ पर हर जगह वार्म अप सेशन होता है। उसके बाद आपको टेक्निकल बेस पे वो लोग जंप कराते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टेक्निक सिखाते हैं। वो टेक्निक सीखने के बाद जब आप वो टेक्निक के ऊपर अपना काम करेंगे, खुद से अपना टाइम निकाल कर वो टेक्निक के पीछे, यानी कि एक टेक्निक आपको पंच मारना बताएगी तो पंच कोई भी मारता, मारना सबको आता, मार सहना भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता, जब आप सीखने चले जाते, सीखते 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 आपकी बॉडी खुद ब खुद वो वार्म अप के ज़रिए, वो एक्सरसाइजेस के ज़रिए इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। आपके जो मसल्स वीक है वो मसल्स जो है
इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम खुद ब खुद आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता। और क्या होता, खाली बैठे बैठे आपको भूख नहीं लगती, आप अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तब आपको अच्छा खाने का भी मन करेगा। अगर आप नॉर्मल बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद आपको पानी की प्यास लगी तो भी आप लाइट ले लेते, उठ के पीना नहीं होता। इससे भी क्या होता, लोगों के किडनीज पे इफेक्ट होता, बैक पेन के प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते। पहली बात तो थोड़ी देर ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद उठ के ठहर जाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा सा वॉक कर लेना। इससे क्या है, आपकी बॉडी कभी भी सुस्ती महसूस नहीं करती। लोग क्या है, बैठ गए तो बैठ ही गए, उठ गए तो फिर उठ ही गए, या फिर कंप्लीट लेट। जिशा भाई, मैं आपकी बात को यहाँ रोकते हुए ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हुए ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, खास तौर पे आईटी सेक्टर के हजरात। अब जैसे कि हम लोग हैं, हमारा काम तकरीबन सिस्टम वर्क है हमारा, सुबह 9 o'clock से हमारी जो सिटिंग होती है चेयर पे बैठना, तो करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, यानी 3 से 4 घंटे मुसलसल वहीं बैठे हैं, वहीं ब्रेकफास्ट हो रहा है, वहीं बैठ के चाय पी रही, वहीं बैठ के पानी भी आ रहा हो, तो 4-5 घंटे एक साथ बैठना, फिर उठे थोड़ा सा सुस्ताने की मतलब हालत ऐसी हो जाती है। तो क्या कंटिन्यूसली बैठने से भी मतलब आप काम करो, अगर इतना भी बैठने के हेल्थ के लिए इम्पैक्ट होगा? देखिए कैसा होता है, सबसे पहले तो एक नॉर्मल इंसान में और एक एक्सरसाइज करने वाले इंसान में फ़र्क होता है। अब जैसा कि आप बताएं आईटी सेक्टर है या आप लोगों का काम है कि बैठ के सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या दिन भर में अपने लिए, अपनी सेहत के लिए 1 घंटा निकाल सक रहे हैं या नहीं? नहीं निकाल सक रहे, तो निकालिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप अपने लिए 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालेंगे तो आपको जो इश्यूज़ होने वाले हैं, जैसा कि आप बैठे हुए आप ये पोजीशन में, आपका हैंड चल रहा है, टाइपिंग कर रहे हैं आप, या फिर सिस्टम वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ये गर्दन आपकी झुकी हुई रहेगी, तो इससे आपको यहाँ से शुरू होता प्रॉब्लम तो नीचे तक स्पाइन तक जाता। ठीक है, तो इसके थोड़े मूवमेंट्स होते हैं, जो मैं आप एक वीडियो ले लीजिए मेरा, बाद में बना लीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज करने से आपको बैक पेन नहीं होता, कौन सी एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स जो है इम्प्रूव रहते, डेवलप रहते, और कौन सी एक्सरसाइज करने से आपको स्ट्रेंथ मिली हुई रहती। ये आप बाद में एक वीडियो ले लीजिए। तो इसमें क्या है, अब आप खाली बैठे रहे, आपकी पोजीशन यही है, आप आखिरी में जब उठ जाएंगे तो उठ के ठहरने के बाद में आप अपनी बॉडी को बेंड करके अपने दोनों फिंगर्स ज़मीन पर टच करिए, फिर उठ के ठहरने के बाद में बैक को बेंड कीजिए। तो इससे क्या होता है, जो जाम हो जाते हैं ना मसल्स आपके बैठ बैठ के, ये ओपन हो जाते हैं। तो आप बॉडी को फ्लेक्सिबल जितना रखेंगे, आपकी सेहत हमेशा उतनी अच्छी रहेगी। और एक चीज़ क्या होती है बोले तो रिज़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। हैदराबाद की रिज़ा तो माशाल्लाह, हैदराबाद की रिज़ा को आप छेड़े तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ज़्यादातर 90% लोगों में अपने ये है कि सुबह का खा लिए, पेट भर गया, तो फिर रात को खाएंगे। हाँ, ये सबसे ख़राब शेड्यूल है। इससे क्या होता, खाली पेट रह रहे कि एसिडिटी फॉर्म होती, आपके बॉडी का जो फंक्शन है अंदर इम्यूनिटी सिस्टम वो ख़राब होता, गैसेस के इश्यूज़ होते, फिर पैनिक अटैक्स आने के चांसेस रहते। आपको चाहिए कि आप नाश्ता करें, उसके 2-3 घंटे के बाद फिर कुछ स्नैक्स लें। स्नैक्स मतलब जो है चिड़ंडी मत लें, जूस ले लें या कोई फल ले लें, फ्रूट ले लें, ऐसा कर लें। तो इसमें क्या है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती, आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता। अगर आपको डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा तो आप आफ्टरनून में जो है छाछ ले सकते या फिर नींबू पानी ले सकते। अब वेदर के हिसाब से तो गर्मा है बहुत ज़्यादा, नींबू पानी या फिर छाछ लेना बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, आपके मैदे की गर्मी को ख़त्म कर देता। मैदे की गर्मी बढ़ने से लोग क्या है, नहीं भाई खाई नहीं जा रहा, हजम नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ पानी पी लेते। वाटर इंटेक भी अच्छी चीज़ है, मगर एक लेवल रहता है उसका भी, आप जो है उसको बैलेंस करते हुए चलना। फिर उसके बाद अगर आप जो है या कोई अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते, किसी के पास इनकम अच्छी है, जाओ डाइटिशियन के पास जाओ, जाके अपनी एक डाइट मेंटेन कराओ, तो डाइट चार्ट आपको बना के देगा, आप डाइट फॉलो करो, आपका वेट भी बैलेंस रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप एक्सरसाइज के लिए फिर एक कोच के पास जाओ, ये भी सब कर सकते हैं। जहाँ तक बात चली है एक्सरसाइज की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हो रही थी, बॉक्सिंग के पंचेस हो रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह हो रहा था। तो आपके पास आपकी एकेडमी में अगर एडमिशन लेना है तो एज लिमिट कहाँ से स्टार्ट है?
देखिए, इसमें एज का मसला ये रहता है कि बच्चे की समझने की जो सलाहियत है 4 साल 5 साल के बाद से वो कोई भी चीज़ को समझना कैच करना शुरू करता है। जैसे इस्लामिक तौर पे अपन देखो, आप 7 साल तक नमाज का भी हुक्म नहीं है, तो बच्चों को आप फ्लेक्सिबल रखें। और आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो हम कर चुके थे जी। आजकल की ग़िज़ाएँ जो है आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ हैं। तो बच्चों को आप सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ये चीज़ें अच्छी दें, तो उससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। नेक्स्ट चीज़, आप सेहत के ऊपर आ रहे हैं तो फिर उनके एक्सरसाइज के डेवलपमेंट की अपन बात करेंगे। तो आप मार्शल आर्ट कराइए उनको, क्योंकि उनकी जो एज है ग्रोथ होने की एज है। अगर आप उनको जो है जिम्नास्टिक करा रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। या फिर आप उनको सेल्फ डिफेंस के हिसाब से जो है कराटे के बेस पे मार्शल आर्ट कराना चाह रहे हैं, या बॉक्सिंग स्टाइल, या किक बॉक्सिंग, या मुay थाई, या रेसलिंग, या मिक्स मार्शल आर्ट की कोई भी आप गेम उनको कराना चाह रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए ऐसा बेनिफिट है कि अगर आपका बच्चा वो गेम में आ गया तो उसका सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता कि भाई कोई चीज़ नहीं करने की भी है तो उसका माइंड ये सेट रहता है कि अगर कोई नहीं कर सकता तो वो चीज़ मैं कर सकता, तो वो कम से कम कोशिश तो करेगा बच्चा सेल्फ। क्योंकि आप देखो, अक्सर पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, हम जो बोल रहे हैं उसके अपोजिट वे में जाता, हमारा बच्चा, हम जो नक्को बोल रहे हैं बच्चा वही करता। तो ये शिकायतें आने का रीज़न ये रहता बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहता। और एक मार्शल आर्ट चीज़ ऐसी है जो बच्चे के अंदर सबसे पहले लाती डिसिप्लिन। बिल्कुल। इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक मूवी भी है जैकी चैन की, कराटे किड बोल, तो वो मूवी मैं सजेस्ट करूँगा कि लोग देखें, ताकि उसमें बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन कैसा आता और बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड होता, ये पूरा उसमें बताया गया। बच्चा वीक रहता, कमज़ोर रहता, 1-2 लोग मिलके मारे उसको तो जो है डर जाता, सहम जाता, हमेशा के लिए अपने जहन को कमज़ोर कर लेता। तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ कर लेके जाती, एडमिशन कराती उन्हें, उसके बाद में जो है ट्रेन होता, फिर जो बच्चे मारे थे उनसे उन्हें कॉम्पिटिशन वाइज फाइट करता, तो जब जाके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होके उन्हें विन होता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके घर में बेटियाँ हैं, बेटे एक है, बेटियाँ ज़्यादा है, वो अब उनको भी अगर हम बात करते हैं कि कराटे के लिए, मार्शल आर्ट के लिए, किक बॉक्सिंग के लिए, अरे औरत बेटी है नहीं कराना, मेरा आपसे सवाल ये था, अगर हम इनको अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेन करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में फिर कोई निखत जरूर निकलेगी किक बॉक्सिंग में या मार्शल आर्ट में या बॉक्सिंग में? ज़रूर निकलेगी। होता क्या है, हमारी कौम में ज़्यादातर ये चीज़ आ गई है कि अक्सरियत जहन ये है लोगों का कि भाई बच्ची है उसको क्या ज़रूरत है। सबसे पहला जहन में सवाल लोगों के यही है, पेरेंट्स के, बच्ची को क्या ज़रूरत है, भाई बच्चे को बोले तो चलो बच्चा कुछ भी कर लेता, ऐसा वैसा बोल के ये जहन बना के रखिए। अगर आप अपनी बच्ची को आगे बढ़ाए, आप उसको मार्शल आर्ट से रिलेटेड सिखाएं, कोई भी गेम में सिखाओ आप उसको, मार्शल आर्ट बोल के एक पर्टिकुलर गेम नहीं, कोई भी एक्टिविटी में रखो, और ऐसा रखो कि वो अपने नाम के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम, अपने कोच का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सके। तो आप अगर यूथ को यंग एज से डालें, 5 से 6 साल की उम्र में आप मार्शल आर्ट में एडमिशन कराएं, तो एक 10 साल अगर वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की फील्ड में लगा दिया तो इंडिया के लिए कंपलसरी वो मेडल लेगा। और एक कंट्री को प्राउड महसूस कराने का सबसे अच्छा और मोटिवेशन वाला सबसे अच्छा जो है कॉन्सेप्ट ये है स्पोर्ट्स। और आप कोई भी कंट्री में जाके अपना झंडा, अपना तिरंगा ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ पर ट्रॉफी जीता या फर्स्ट प्लेस जीता तो वहाँ की कंट्री इंडिया का फ्लैग उसके पीछे लहरा देता है। बराबर। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड का मोमेंट बनता कि भाई बच्चे इतनी मेहनत करते, पेरेंट्स उनके पीछे उनका वक्त देते, बच्चों को आगे बढ़ाने की जो है फैसिलिटीज़ देते, फिर जो है कोचेस से भी राबते में रहते जो पेरेंट्स, वो बच्चे अच्छे डेवलप होते और एक दिन रोशन होते और नाम रोशन करते कंट्री में। जी हमें वक्त ज़्यादा लिए बगैर आखिरी सवाल बात करते हुए आपसे, समर क्लासेस के लिए अगर अप्रोच होना है तो कहाँ आके मिलना आपसे? अभी राइट नाउ देखिए, ये मुरादनगर ज़ेबाबाग, मेहदीपट्टनम के बिल्कुल करीब, आसिफ नगर के पास मुरादनगर ज़ेबाबाग में यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल है, जो महमूद अली सोहेल सर उसके चेयरमैन हैं और मोहम्मद अफ़ान जो है उसके प्रिंसिपल हैं।
तो वो लोग की जानिब से जो है उनके स्कूल में ही उनके एक हॉल में पर्टिकुलर जो है जगह बनाई गई समर क्लासेस के लिए। जो भी बाहर वाले बच्चे हैं या घर वाले बच्चे हैं स्कूल के, वो लोग यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद उनको टाइम दे रहा हूँ। तो समर की जो टाइमिंग है, गर्ल्स की टाइमिंग अलग है, बॉयज़ की टाइमिंग अलग है। गर्ल्स के लिए 2 बजे से 4 बजे तक की टाइमिंग है और बॉयज़ के लिए 4 बजे से 6 बजे तक की टाइमिंग है। तो 2-2 घंटे इन लोगों को जो है मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास करा रहा हूँ, हफ्ते में 5 दिन। हफ्ते में 5 दिन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा समर क्लासेस में मार्शल आर्ट्स के लिए आए तो यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल मुरादनगर जलालाबाद में आपको आना होगा कराटे की क्लासेस के लिए। हो अगर आपके भी जहन में ये सवाल और ये ख्वाब कि मेरी बेटी भी बने निखर जरीन, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कोचेस के साथ अपना रब्ता पैदा करते हुए कराटे की क्लासेस है और मार्शल आर्ट्स के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। जिशान भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर कभी होगी, फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी सेहत के मुतालिक टिप्स लेना हो या एक्सरसाइज का हो, मार्शल आर्ट्स का हो, तो हम ज़रूर ब ज़रूर आपको टच करेंगे। वक्त हो चला है आप हजरात से रुखसती का। मुझे अपने मेज़बान हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास को दी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।